शनिवार है और शुभ शनिवार को हमारा सबसे बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन मतलब हमारी नीति का, हमारी रणनीति का, हमारे दुख का, हमारे सुख का, परिवारों से मिलने का, मोहल्लों में आपस में बैठने का, गांव में आपस में बैठने का और अगले हफ्ते की सारी समस्या, सारी संभावना, सारी बातें तय करने का पुराना दिन है। जो यहां नए साथी जुड़े हैं उनको शायद ये बात समझ में नहीं आती कि शनिवार भी शुभ कैसे हो सकता है, यानी शनिवार का दिन भी बढ़िया और शुभ कैसे हो सकता है। शनिवार तो मनहूस और शनिवार के दिन तो घर से बाहर निकलने के लिए मनाही होती है और लोहा तो उस दिन पूरा अपशकुन बताते हैं कि लोहा ना खरीदना है ना रखना है। और उस दिन भिखमंगे भी आते हैं जो ये बात चेक करते हैं कि कोई घर से बाहर तो नहीं निकला है, तो वो तेल लेने के बहाने घूमते हैं और ये देखते हैं कि कोई आदमी घर से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है, कहाँ गया है, किस घर में कितने लोग अंदर हैं, कितने बाहर हैं, इसका चेक भी लोग करते हैं। ये जो शनिवार का दिन है, क्योंकि बाबा साहब का एक आदेश हमारे पास रहा और बाबा साहब ने जितनी भी चीजें दी हैं वो कमाल की हैं, क्योंकि दुनिया के, आधुनिक भारत के, आधुनिक दुनिया के सबसे ज्यादा जानकार, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा व्यवहारिक और अकेले मुसीबतों से लड़के 6 करोड़ लोगों को मुक्त करने वाले इतने बड़े मुक्तिदाता पूरी दुनिया में कोई और है नहीं जो 6 करोड़ लोगों को अकेला मुक्त करे। तो उन्होंने एक 16वां वॉल्यूम हमको दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन की पूंजी अपने जो वॉल्यूम है उसमें लिखी, अपना पूरा अनुभव लिखा, आगे की बातें लिखी और उसी में आगे की बातें उन्होंने 16वें वॉल्यूम में लिखी और ये कहा कि जब भी लोग पढ़ें तो इस 16वें वॉल्यूम को जरूर पढ़ें। वो 16वां वॉल्यूम पाली भाषा का है, पाली भाषा की डिक्शनरी है और मराठी में, पाली में, हिंदी में कैसे शब्दों को बदला गया है, कैसे जाना जाता है, ये उसमें लिखा हुआ है। पर हमारे विद्वानों ने उस 16वें वॉल्यूम को डिक्शनरी ही माना। वो दरअसल डिक्शनरी नहीं है, वो हमारे इतिहास की चाबी है। जो व्यक्ति पाली पढ़ लेगा उसको रोज नया नया इतिहास मिलेगा, रोज नया नया इतिहास मिलेगा। पाली पढ़ना हिंदी से 50% सरल है, यानी कि हिंदी में अगर आपको एक चैप्टर पढ़ने में 2 दिन समझ में लगते हैं तो ये 1 दिन में समझ में आ जाएगा। इतनी सरल पाली होती है। जो लोग किताब, बहुत सारी किताबें हैं उस 16वें वॉल्यूम के अलावा भी, और बहुत लोग अब पाली पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। उसी पाली के अंदर जब बुद्ध ये कहते हैं यो सन्नी सिन्नो वर बोधु मुले, तो इसका मतलब यह है कि जो सन्निकट बैठे हुए हैं, बोधि की मूल में, जड़ में, पास में बैठे हुए हैं, उसके निकट, उसके नीचे बैठे हुए हैं बुद्ध। वहीं से ये शब्द चलता है सन्निकट। सन्निकट मतलब पास पास। और जब सन्निकट चर्या करते हैं तो उसको सन्निपात बोलते हैं। सन्निपात का मतलब है, सन्निपात का मतलब है निकट निकट बैठने का सम्मेलन, यानी सन्निपात का मतलब सम्मेलन होता है। तो सन्निपात जो चर्या है, चर्या जैसे दिनचर्या होती है, रोजाना की चर्या होती है, तो चर्या का मतलब है कि हम उस काम को लगातार निरंतर करते आ रहे हैं, वो चर्या में आता है। ये हमारा आचरण है, चर्या है। और उस चर्या को जब हम करते हैं तो वो 7वें दिन आती है, उसको सन्निपात बोलते हैं। उस दिन सारे के सारे सम्मेलन करते हैं और बैठते हैं, अपना खाना साथ लेके आते हैं और अपना सतक दंड यानी हथियार, भाला, तलवार, लोहे का सामान लेके आते हैं और वहां सारे बैठते हैं। तो वहां पे सारी बातें होती है, जिसको पंच आयत भी बोलते हैं। पंच आयत का मतलब है पंचशील वाली खिड़की, यानी पंचशील के व्यवहार की, आयत माने खिड़की होता है पाली में, पंचशील के व्यवहार वाली खिड़की यानी कि दरवाजा, रास्ता, जहां सारे लोग बैठते हैं। और जो पंच परम ईश्वर बोला है,
इसका मतलब है जो पंचशील को जानने वाले, परम यानी अनंत तक जानने वाले, इसी वर माने वैज्ञानिक हैं। उनको पंच पर ईश्वर बोलते हैं, परम ईश्वर। तो पंच परमेश्वर बाद में संस्कृत में उसको बदल दिया गया। तो वो लोग वहां बैठ के जजमेंट दिया करते थे, सवाल जवाब होते थे, मुसीबतों की बात। और अगर हमारी बहन बेटी या किसी के साथ किसी ने निगाह उठा के भी देखी है तो उसका पूरा इंतजाम सतक दंडधारी समण लोग किया करते थे। वैसे तो ये घटना कभी घटती नहीं थी क्योंकि संघ में रहते थे, और एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है पूरे त्रिपिटक पाली साहित्य में जब समणों के साथ में किसी ने अत्याचार किया हो, उनकी जमीन छीनी हो, उनका वैभव छीना हो, उनका राज छीना हो, उनको सेना से हटाया हो, उनके सेनापति से हटाया हो, उनके जजमेंट को ना माना हो, जो जो वो इंडस्ट्री चलाते थे उस इंडस्ट्री में कभी दिक्कत आई हो, जो वो व्यापार करते थे उसमें कभी घाटा हुआ हो, पूरी दुनिया को व्यापार होता था, उनके बच्चों को कोई आंख उठा के देखे। और हिस्ट्री में सारी बातें इतनी जबरदस्त हैं कि उसमें एक भी प्रताड़ना है नहीं। इसका मतलब समण लोगों के साथ में पहले कोई प्रताड़ना नहीं होती थी, क्योंकि वो रोज वो हर हफ्ते सन्निपात बाहुल करते थे, हर हफ्ते लगातार मिलते थे, हर हफ्ते बातचीत करते थे और बातों को सुलझाते थे। ये सन्निपात बाहुल हमारा चला गया, हमारा संघ चला गया। संघ चला गया तो सन्निपात बाहुल साथ चला गया। संघ कैसे चला गया? बुद्ध से पहले जब हम सारे लोग बैठा करते थे सन्निपात बाहुल में, तो वो संघ होता था। वो प्रक्रिया हमारे मन मस्तिष्क में बैठाई कि ये जो शनिवार का दिन है, सन्निपात का जो दिन है, ये ठीक नहीं है और उस दिन लोहा ले जाना मनहूस है। ये धीरे धीरे करके एक एक आदमी को कोई एक मूर्ख पकड़ लिया होगा, उसके दिमाग में डाला होगा। औरतें कमजोर होती हैं, उनको अपने पत्नी का, अपने पति का, अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रहता है। अगर किसी ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि अगर घर में लोहा तुम्हारा पति रहेगा तो तुम्हारे बच्चों का पैर टेढ़ा हो सकता है, बच्चे तुम्हारे बीच में मर सकते हैं, तुम्हारे बच्चों का अकाल मृत्यु हो सकती है, तो माताएं अपने बच्चों से इतना प्यार करती हैं कि अपने पति से लड़ गई होंगी कि तुम हथियार लेके मत जाओ। कभी उनके दिमाग में ये डाल दिया होगा कि तुम्हारा पति अगर सन्निपात बाहुल करेगा तो उसकी आमदनी खत्म हो जाएगी, या वो शिकार नहीं कर पाएगा, या वो कमजोर हो जाएगा, या बीमार हो जाएगा, तो पत्नियों ने रोक लिया होगा। दरअसल पत्नियां जो होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो बहुत कोमल होती हैं, स्वभाव उनका बड़ा नरम होता है, वो प्रकृति का ही हिस्सा है, क्योंकि उनको बच्चे पैदा करने होते हैं और बच्चों को पालना होता है, जो नरमी के साथ होता है। उसी नरमी का फायदा उठा के और तब लोगों ने उनको मानसिक रूप से बदला होगा, फिर उन्होंने अपने पतियों को मजबूर किया होगा। ऐसे करते 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 हमारा सन्निपात धीरे 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 टूटा होगा। एक साथ नहीं टूटा होगा, संघ एक साथ नहीं टूटा होगा। ऐसा नहीं है कि आज 12 तारीख है तो सन्निपात होगा और 13 तारीख से बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक जैसे अब संघ बढ़ रहा है और लगातार लगातार बढ़ रहा है, और 18 महीने हो गए, आज 18 महीने पूरे हो गए, और 18 महीने में ये संघ अब इस स्थिति में आ गया है कि इसकी संगतियां बड़ी बड़ी हो रही हैं और आगे बड़े बड़े काम भी उसमें होते जा रहे हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमको सन्निपात समझ में आता जा रहा है, संघ समझ में आता जा रहा है, वैसे वैसे हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही हम पहले घटे भी होंगे। तो घटने की और बढ़ने की प्रक्रिया लगभग एक सी होती है, पर अगर आपातकाल आ जाए, मजबूरी आ जाए, बच्चों के अस्तित्व में बात आ जाए, तो एक साथ बढ़ भी जाती है, जो बढ़ने वाली है। यानी संघ बहुत तेज से बढ़ने वाला है। तो ये सन्निपात बाहुल का और सन्निपात का जो दिन है आज का, जिसको शुभ शनिवार बोलते हैं, उसी को हम यहाँ मनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। पर ये खाली हम वर्चुअल मनाएंगे तो इससे फायदा नहीं होगा, इसको एक्चुअल रूप में घरों तक पहुंचाना है, गांव तक पहुंचाना है, शहर तक पहुंचाना है। उसमें अभी देरी हो रही है। सन्निपात बाहुल की एक छोटी सी किताब निकालनी पड़ेगी, घर घर जाएगी तो शायद वो काम बन जाएगा। ये काम कोशिश करेंगे जल्दी किताब इसकी आ जाए। इसलिए जो बड़े बड़े हमारे काम हो रहे हैं सन्निपात बाहुल के और मिलने के जुलने के, उनमें संकिसा की हमारी संगति जो 12-13 नवंबर को है, वो परिवार के साथ काफी लोग उसमें आ रहे हैं। कुछ दिक्कतें हो सकती हैं किसी को आने जाने की, तो गाड़ियां कर लें, गाड़ियों में किराया शेयर कर लें और पहुंचे, वहां बहुत अच्छा रहेगा। आज एक वीडियो बनाई है जिसमें संकिसा का पूरा जो टूरिज्म का वहां पे दिखाया है कि बर्मा के बुद्ध विहार, श्रीलंका के बुद्ध विहार, थाईलैंड के बुद्ध विहार कैसे कैसे हैं, वो सब वहां आपको मिलेंगे देखने के लिए। बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर रहेगा और शुद्ध हवा मिलेगी। दिल्ली की हवा अभी जहरीली है, पर वहां बहुत बढ़िया मिलेगी।
इससे भी बड़ा जो काम एक और हुआ है आज, वो हुआ है कि जो संघ ने पहले ये तय किया था कि हमें सभी संगठनों को इकट्ठा करना है, उनसे बात करनी है। 4 साल पहले सारे संगठनों को इकट्ठा किया गया था आंध्र भवन में, दिल्ली में, एक अशोका रोड पर। वहां संगठन आए थे, उनसे बात हुई थी और उनसे कहा था कि आप 14 अप्रैल 2020 तक इकट्ठे हो जाएं। 19 में ये सभा हुई थी, पर वो इकट्ठे होते से पहले कोविड आ गया। 20 में कोविड रहा, 21 में कोविड रहा, तो वो बात चली नहीं, पर संगठन इकट्ठे नहीं हुए। उनकी वीडियो हमारे पास है, उनका इकट्ठा होने का मन भी नहीं था। तब से लेके समर संघ ज्यादा काम कर रहा है। तो अब एक मौका और है जो समर संघ ने सभी संगठनों को लिए दिया है, बनाया है। जो नागलोक है नागपुर के अंदर, वहां पर रहने और खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और वो हमारा नागलोक जगह है पुरानी, पूरे इंडिया के सेंटर में है। वहां 6, 7, 8 जनवरी को 3 दिन लगातार एक एजेंडा होगा, बस यूनिफिकेशन और एकीकरण। यानी एकीकरण करना है सभी तरह के जितने संगठन है उनका, चाहे वो राजनीतिक संगठन है हमारे जो हजारों की संख्या में है, चाहे वो सामाजिक संगठन है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के संगठन है, चाहे वो धम्म के संगठन है, चाहे वो लड़कों के दल बल है, चाहे वो आर्थिक संगठन है, चाहे महिलाओं के, युवाओं के हैं, या किसी अन्य प्रकार के संगठन है। तो आपको क्या करना है, जो स्पोक है उनको अपना रिजर्वेशन कराना है संगति के लिए 6, 7, 8 जनवरी के हिसाब से। वहां डॉर्मेंट्री में पैसा सस्ता होता है। कल कटके सर जा रहे हैं, वहां मीटिंग करेंगे, आपको पता चल जाएगा। पर उससे भी ज्यादा आपने काम ये करना है, क्योंकि उसके पर्चे रिलीज हो गए हैं, वीडियो रिलीज हो गई है, तो आपने सभी संगठनों के लोगों की लिस्ट बनानी है। चाहे वो राजनीतिक संगठन है, चाहे वो बहन मायावती का संगठन है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो भानु प्रताप जी की राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो कितनी भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, आपने कोशिश करनी है कि उनके जो लीडर हैं, उनके जो लोग हैं, उन तक वो मैसेज पहुंचाएं कि आपको सबको नागपुर में बुलाया है नागलोक के अंदर। बड़े बड़े लोग हैं, हो सकता है नहीं आए, क्योंकि संघ की जो समझ है वो बहुत कम लोगों को होती है। पर इसका डर नहीं है, इसकी चिंता भी नहीं है। जो आएंगे उनका स्वागत है, जो नहीं आएंगे वो समाज को बता दिया जाएगा, लोगों को बता दिया जाएगा कि इन सबको बुलाया था, इतने आए, इतने नहीं आए। वो नहीं आए, वो पब्लिक, वो लोग वो खुद पूछ लेंगे सारे समझ कि आप क्यों नहीं गए। जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो वामन मेश्राम जी का बाम सेफ है, चाहे वो बोरकर जी का बाम सेफ है, चाहे वो मूलचंद जी का बाम सेफ है, चाहे वो झल्ली जी का बाम सेफ है, सभी को आपने अप्रोच करना है, सभी के पास पहुंचना है, सभी के पास वो 4 लेटर पहुंचने हैं। आप लोग आइए, क्योंकि वो सब अपने खर्चे पे आएंगे, अपने टिकट लेके आएंगे, रहना खाना सबका अपना अपना होगा। जितने भी लड़कों के दलबल हैं उन सबको बोलना है कि आप सब वहां पहुंचिए। जितने भी सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं उन सबको बोलना है, छोड़ना किसी को नहीं है। जितने भी समर संघी हैं उनको पूरे राइट हैं, क्योंकि यहाँ सारे समर संघी बराबर होते हैं, कि वो सब लोगों को आमंत्रित करें और सब लोगों को जानकारी दें कि आपको 6, 7, 8 जनवरी में नागलोक नागपुर में पहुंचना है। कोई रहे ना, कोई शिकायत ना रहे, क्योंकि इसके हम बाद में वीडियो बनाएंगे, वहां पूरी रिकॉर्डिंग होगी कि वो लोग क्या कह के गए हैं, क्या नहीं कह के गए हैं। तो पूरे भारत के हमारे जितने समर लोग हैं उनको ये बात पता चलेगी कि ये जो 29 लाख संगठन हमारे हैं, इनको जब बुलाते हैं तो इनमें से कितने आते हैं। जो नहीं आते हैं वो बाकी लोग पूछ लेंगे, जो आते हैं वो क्या कह के जाते हैं। वहां कितने लोग ऐसे हैं जो इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो इकट्ठा होने के लिए बहाने बनाते हैं, वो लोगों को पता चलना चाहिए। दरअसल हम नेतागिरी की लाइन में नहीं है। समर संघ में जो हमारा गोल्डन नियम है वो ये कहता है कि समर संघ जीवन में कभी भी ना पहले राजनीति में गया है ना अब राजनीति में जाएगा। कोई समर संघ की जाना चाहे तो समर संघ की जो समर संघ की हमारी जो एक्टिव मेंबरशिप है उसको छोड़कर जा सकता है। नॉर्मल मेंबरशिप में वो हमेशा रहेगा, जाए जाके राजनीति करे, कोई मना नहीं है। पर एक्टिव मेंबर नहीं जा सकता समर संघ के अंदर। और समर संघ जो संस्था पूरी पूरी जो ये हमारा संघ है ये कभी नहीं जाएगा राजनीति के अंदर। इसलिए राजनीति से हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमने 4 साल पहले भी उनको ये कहा था कि भाई आप हमारे नेता हो, हम तो पिटजा हैं,
आप जिसको नेता स्वीकार करो, हमें तैयार हैं, हम तो सबको नेता मानने को तैयार हैं। आप ये तय करो कि आप में से व्यक्तिवादी नेता कौन बनना चाहता है, आप सांघिक प्रक्रिया में चलना चाहते हो, संघी में, या व्यक्तिवादी में चलना चाहते हो, आप डिसाइड करो। ये नेतागिरी का सारा झगड़ा आपका है। आप हमें बता दो कि आप इकट्ठे होने के बाद में कैसे सिस्टम चलाओगे। पर हमारी ये मांग है कि आप सारे इकट्ठे हो। हम आपको चंदा जब देंगे जब आप इकट्ठे हो जाओगे, हम आपका स्वागत सत्कार जब करेंगे जब आप इकट्ठे हो जाओगे, हम आपकी बात जब मानेंगे जब आप इकट्ठे हो जाओगे, और हम आपकी रैली में या ठेली में या राजनीति में या वोट में जब जाएंगे जब आप इकट्ठे होके आओगे। अब अकेले अकेले को मान्यता नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर व्यक्ति की मान्यता नहीं है, संविधान के अंदर संगठनों की मान्यता नहीं है। संविधान पूरी तरह से ब्लाइंड है, उसको ना व्यक्ति दिखाई देता है, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, ना उसको संगठन दिखाई देते हैं, चाहे कितना ही बड़ा संगठन हो, उसको तो नंबर ऑफ पीपल्स दिखाई देते हैं, वी द पीपल दिखाई देते हैं। उसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, वो साफ देख लेता है कि लोग कितने, हाथ से टटोल के देख लेता है 51% है या नहीं। उनको उसको लिखित में चाहिए 51%। 51% होंगे तो अधिकार आपका, और 51% नहीं होंगे तो अधिकार उसका, जो 51% लेके आएगा उसके सामने। इसलिए किसी भी हालत में बिना इकट्ठे हुए हमें कुछ नहीं मिलने वाला संविधान की तरफ से। जिस संविधान के लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, जिस संविधान को हम ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान है और ये खतरे में है या इसका कुछ दिक्कत है या परेशानी है, वही संविधान हमें जब तक कुछ नहीं देगा जब तक 51% हमारे पास में लोग नहीं होंगे। चाहे बेशक संविधान बाबा साहब ने लिखा है, तो भी बाबा साहब के लोगों को उसमें कुछ नहीं मिलेगा जब तक 51% नहीं होंगे। ये आपके बाबा साहब ने, हमारे बाबा साहब ने लिखा हुआ है, और इसको बदल नहीं सकते। इसको बदलने के लिए भी 3/4 यानी 70% बहुमत चाहिए, तब ये बदला जाएगा, तो बदल नहीं सकते आप। इसलिए आपको इकट्ठा होना जरूरी है। इसलिए ये सारे जो 29 लाख संगठन हैं, सब लोगों को ये पता चलेगा कि दिक्कत और परेशानी कहाँ है, कैसे हम मारे जा रहे हैं। क्योंकि सारे संगठन आएंगे, जो नहीं आएंगे वो तो समाज के घाती या समाज के नुकसान देने वाले या समाज के साथ में खड़े नहीं होने वाले पहचान हो जाएगी। भाई जब आप समाज के बुलावे पे आए नहीं, संघ के बुलावे पे आए नहीं, लोगों के बुलावे पे आए नहीं, तो आपका क्या संगठन और क्या समाज और क्या संघ और आप क्या काम करोगे, वो तो एक्सपोज हो ही जाएंगे। जो आएंगे अगर वो एकीकरण करते हैं तो उनका स्वागत सत्कार खूब धूमधाम से पूरा देश करेगा, और अगर नहीं आते हैं तो फिर उनकी अर्थी भी धूमधाम से पूरा देश के लोग, समण लोग निकालने के तैयार रहेंगे। पर ये क्लियर हो जाएगा मैटर कि दिक्कत कहाँ आ रही है, परेशानी कहाँ है, संगठन कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। इस नीति को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास में अब तक कोई सिस्टम नहीं था, कोई मैकेनिज्म नहीं था। कारण क्या है कि संगठन तो संगठन को कभी बुलाएगा नहीं, क्योंकि संगठन तो भाई भाई हैं। वो तो कहते हैं तू भी चंदा ले और तू भी चंदा ले, तू भी कुछ लोगों को अपने पास रख, मैं भी कुछ लोगों को पास रहूं, मैं भी तेरा संगठन बना लेता हूं राजनीतिक, तू भी संगठन बना ले राजनीतिक, तेरा भी काम चलेगा मेरा भी चलेगा। तो संगठन भाई भाई है। संगठन आपस में एक दूसरे को कैसे बुलाएंगे, कैसे वो एक दूसरे की कमियां निकालेंगे। वो कभी जिंदगी में एक दूसरे को ये नहीं कह सकते तू चंदा क्यों ले लेता है बे, तू राजनीतिक पार्टी बना ली, तूने भी क्यों बनाई बे, या तूने भी ऐसा क्यों किया बे। वो अबे तबे करके बात नहीं कर सकते उनको। इसलिए वो एक दूसरे की गलतियां कभी नहीं बताएंगे, बल्कि वो एक दूसरे की गलतियां छुपाते हैं। इसलिए शुरू में वो संघ के अगेंस्ट में गए सारे, अभी तो बहुत सारे लोग संघ के साथ हैं, इसलिए वो संघ के अगेंस्ट में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। पर ये बात उनको समझ में आती जा रही है कि संगठन का खेल अब ज्यादा नहीं चल पाएगा। लोग सवाल पूछने लगे हैं, लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई इकट्ठे होकर कब आओगे और कब हमारी जान बचेगी, और बिना इकट्ठे हुए अगर आओगे तो जान कैसे बचाओगे, ये बता दो, वो फार्मूला बता दो। तो वहां हमने इनविटेशन में ये लिखा हुआ भी है कि सांघिक ढांचे के अलावा, यानी कि जो हमारा संघ का ढांचा है उससे बेहतर अगर आपके पास कोई ढांचा है तो उसे भी लेके आओ। क्योंकि हो सकता है संघ से बेहतर किसी के पास में कोई आइडिया हो, कोई स्ट्रक्चर हो, कोई ढांचा हो सकता है कोई बाबा साहब से बेहतर कोई सोचने वाला हो सकता है, क्योंकि सोचने का दायरा कभी बंद नहीं होता। तो लाओ और ला के पास कराओ उसको, लोगों का कल्याण करो। और कोई ऐसा फार्मूला लेके आता है जिसमें लोग ना इकट्ठा करने पड़े, संगठन ना इकट्ठा करने पड़े,
संघ की जरूरत ना पड़े और फिर सारे अधिकार मिल जाए, तो उसको तो हम 2 बार सर पे रख के नाचेंगे, उसका सत्कार करेंगे, टोपी पहनाएंगे, भाई ऐसा ऐसा आइडिया, ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा जो काम कर दे, और सारा का सारा। तो इसलिए सारे के सारे जितने भी जो समर संघी हैं जो जा सकते हैं नागपुर के लिए, वो अपना रिजर्वेशन कराना शुरू कर दें। 5 तारीख का रिजर्वेशन करा लें और 6 तारीख को वहां पहुंचे, और 7, 6, 7, 8 में रहेंगे, 8 की शाम को वहां से वापसी करा सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन का वहां पर ये पूरा रहेगा, और ये ऐतिहासिक रहेगा, हिस्टोरिक रहेगा, क्योंकि समर संघ की लास्ट कवायद है। रिजल्ट कुछ आने हैं नहीं, पर हो सकता है रिजल्ट आ जाए। कभी बहुत सारे लोग ये ना कहें कि भाई समर संघ था, संघ सबको इकट्ठा कर सकता था, संघ का काम होता है संगठनों को इकट्ठा करने के लिए, पर संघ ने पहल नहीं की। ये बात ठीक है कि संघ के अंदर सारे संगठन आते हैं, जो दूसरे लोग संघ चला रहे हैं उनके जो 2 लाख संगठन हैं वो एक कमान और एक फरमान पे काम करते हैं। उनका संघ जो कहता है, जो पास करता है, उसी को सारे लोग मानते हैं, चाहे वो कुछ भी काम करते हो। पर हमारे यहाँ जितने भी राजनीतिक संगठन या धार्मिक संगठन या जितने लड़कों के दल बल या जितने सरकारी कर्मचारियों के या जितने भी आर्थिक संगठन है या जो भी सामाजिक संगठन है, वो किसी के अधीन नहीं है, उनका कोई संघ नहीं है, और वो आपस में कभी इकट्ठे होते नहीं, क्योंकि वो छोटा बड़ा करते रहते हैं। जैसे जातियां छोटी बड़ी करते रहते हैं कि तेरी जाति छोटी तेरी बड़ी, वैसे ही ये संगठन भी छोटा बड़ा खेलते हैं, और इनके अहम और वहम इतने ज्यादा हैं, ये एक दूसरे को दुआ सलाम भी नहीं करते। जैसे जाति वाले एक दूसरे को दुआ सलाम नहीं करते, वैसे ही ये संगठन वाले भी एक दूसरे को दुआ सलाम नहीं करते। जैसे ये जाति वाले कभी एक साथ बैठ के चाय नहीं पीते, नाश्ता नहीं करते, किसी शादी में नहीं जाते, और एक दूसरे की लाइनें खिंची रहती हैं, तेरा कुआं अलग मेरा कुआं अलग, तेरी धर्मशाला अलग मेरी धर्मशाला अलग, तेरा मोहल्ला अलग मेरा मोहल्ला अलग, तेरा फलाना अलग मेरा फलाना अलग। वैसे ही इन संगठनों के अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, अलग अलग इनके दरबार लगते हैं, अलग अलग इनके, और ये एक दूसरे के अंदर से बड़े बुरे दुश्मन होते हैं, बहुत बुरे, पैसे का खेल की वजह से। क्योंकि चंदा किसका किस साल कितना ज्यादा रहा, ये इनका बजट होता है, ये इनकी अंदर की कहानी होती है कि किसको कितना पैसा आया। अधिकार कितने गए कितने आए वो बात की बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अधिकार जितने जाते हैं उतना चंदा बढ़ता है। देखो कमाल की बात है कि जैसे जैसे वो हमको ये बताते हैं तुम्हारा संविधान चला गया, तुम्हारा अधिकार चला गया, तुम्हारा आरक्षण चला गया, तुम्हारे एमएलए चला गया, तुम्हारे पोजीशन चली गई, तुम्हारी पार्टी चली गई, तुम्हारा ये चला गया अधिकार, तुम्हारा वो चला गया, वैसे वैसे वो ज्यादा चंदा मांगते हैं। क्योंकि अगर अधिकार रहेंगे तो चंदा कौन देगा? अगर सारे अधिकार जो बाबा साहब ने लिखे हैं अगर वो हमें मिलते रहते तो इनको कौन देगा? इनको तो 2 कौड़ी ना देते, कोई फूटी कौड़ी ना देता इनको तो, क्योंकि हमारा काम तो चल रहा है, संविधान हमको अधिकार दे रहा है। इसलिए जब भी प्रताड़ना होती है, जब भी अधिकार जाते हैं, ये तो 2 पैग विस्की की और ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि इनके तो मौज आ जाती है कि अब और पैसा आएगा, और पैसा भी करोड़ों में आता है, करोड़ों में आता है। ऐसा नहीं है कि लाख वाख में आता है, करोड़ों में आता है। इतना पैसा आता है कि सोच नहीं सकते। छोटा सा संगठन भी होता है, वो भी 1-2 बार के चंदे में पूरे साल के खाने का इंतजाम कर लेता है, उसका हो जाता है। इसलिए चंदा सबसे पहले बंद करना है। चंदा बंद करेंगे तो उनको इकट्ठे होने की मजबूरी हो जाएगी, और वो मजबूर होकर इकट्ठे होंगे तो हमारा फायदा होगा, और हमारा फायदा होगा तो उनका भी फायदा होगा। बीवी बच्चे तो उनके भी हैं, बेशक वो चंदे के नशे में अपने बीवी बच्चों को मार रहे हैं। जैसे शराबी होता है, शराब पीता है, शराब पी के खुद मरता है, उसके बाद उसके बीवी बच्चे भीख मांगते हैं, वो वैसे मर जाते हैं। वैसे ही ये संगठनों के लोग हैं जो संगठन चला रहे हैं और अधिकारों को लगातार तिनजानली दे रहे हैं, भेज रहे हैं, यानी कि अधिकार हमारे जाते जा रहे हैं और संगठन बनते जा रहे हैं। तो इस सारे सिस्टम से लड़ने के लिए एक मौका जो संघ को जो अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, जो कर्तव्य निभाना चाहिए, वो कर्तव्य ये है कि इनको एक बार और कॉल करना चाहिए, एक बार और बुलाना चाहिए, ताकि इतिहास में ये बात ना रहे कि पुराना संघ जब काम करने निकला तो उसने संगठनों को पूछा नहीं, संगठनों को बुलाया नहीं। संगठन तो तैयार थे, कल को कोई आदमी कह सकता है कि संगठन तो तैयार थे पर किसी ने कहा नहीं, कहता कौन? तो ये संघ की जिम्मेदारी है। संघ इस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा है, पर बार बार इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर 6, 7, 8 का सफल हो गया कार्यक्रम और उसमें एकीकरण हो गया और पूरे देश में मैसेज चला गया, तो इसकी जो सफलता है वो सारे संगठनों की है। और अगर नहीं हुआ सफल और लोग एकीकरण में नहीं आए और नहीं बात बनी, तो इसकी असफलता का जो श्रेय है वो समर संघ लेगा, और फिर ज्यादा मेहनत करेगा लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि फिर संगठनों से कोई उम्मीद रहेगी नहीं। जब संगठनों से कोई उम्मीद नहीं रहेगी, इसीलिए 4 साल से हम इसमें लगे पड़े हैं, क्योंकि संगठनों से कोई उम्मीद है नहीं, लोगों से उम्मीद है, क्योंकि अच्छे लोग बहुत हैं और वो बहुत तेज से आ रहे हैं, और अब तो जो लोग शुरू में चले गए थे वो भी आ रहे हैं।
तो उनको भी समझ में आ गया कि बिना संघ के बात बनेगी नहीं। और संघ जो यहाँ चल रहा है, जो इसके 10 गोल्डन नियम है, वो वास्तव में गोल्डन नियम है। एक व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि इसका ये वाला नियम खराब है, ये वाला नियम कमजोर है, ये वाला नियम अच्छा नहीं है। क्या कहेगा कोई? पहला नियम है कि भाई सारे लोग इसमें समण ही रहेंगे। तो समण के वेलफेयर के लिए है, तो इसमें वमन का काम क्या है? दो ही तरह के लोग हैं, एक समण एक वमन। तो समण अगर पैदाइशी है तो उसका राइट है, तो समण ही रहेगा। तो ये नियम लॉक हो गया। यानी कि जैसे वो अमिताभ बच्चन लॉक कर देता है ना, क्या बोलते हैं कि अब आपके सवाल का जवाब लॉक हो गया, कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए, वैसे ही ये समण संघ ने सारे नियम लॉक कर दिए। तो पहला नियम लॉक कर दिया कि समण ही रहेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर वमन नहीं घुस सकता इसमें। कितना बड़ा नियम बनाया कि अपने लोगों के लिए वेलफेयर के लिए है। उनका तो वेलफेयर ऑलरेडी है, उनके पास तो संघ है, उनके पास तो सारी सत्ता, सारा पैसा, सारी इंडस्ट्री, सारे खेत, सारी कोठी, सारे बंगले, सारे कार, सारी एजुकेशन, सारी यूनिवर्सिटी, सारे जहाज, सारे हेलीकॉप्टर, सारी बस, सारी सड़क, हर चीज, टोल वोल सब उनके पास है। तो उन्हें उन्हें लेके यहाँ क्या करना है? वो तो और ले जाएंगे, जो कुछ हमारी लंगोटी पंगोटी बची है उसे भी ले जाएंगे। तो उनका यहाँ काम क्या है? तो दूसरा नियम कितना शानदार बनाया कि चंदा ना लेंगे ना चंदा देंगे, यानी चंदे का यहाँ कभी कोई भी लेन देन होगा ही नहीं। ये चंदा ही जड़ है जो हमें मरवा रहा है, क्योंकि 2 पैसे के कच्चे लालच में लोग हमको लगातार गुमराह करते रहते हैं और ऐसे ऐसे भाषण पेलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इतने कार्यक्रम लगा रखे हैं लोगों ने चंदे के चक्कर में, इतने कार्यक्रम लगा रखे हैं। नवंबर तो पूरा भरा पड़ा, पैक हो रखा नवंबर तो। हर संगठन ने अपने, क्योंकि 2 साल बाद कोविड हटा है, तो हर संगठन को चंदे की जरूरत है। चंदा बिना कार्यक्रम के नहीं मिलता है। ये एक समर संघी है जो कार्यक्रम करता है, चंदा नहीं लेता, ना चंदे का जिक्र करता है। इसके अलावा भारत में पूरे में जितने नवंबर में कार्यक्रम चल रहे हैं सब चंदे की पर्चियां छाप छाप के चल रहे हैं। और कितना भारी है देखो, एक संगठन में बताता हूं, एक संगठन है जो मुरादाबाद के अंदर है, वो चंदे का काम करते हैं। उनके 2-3 लोग हैं वो चंदा लेते हैं। चंदे का हिसाब तो कोई नहीं देता भारत में, कभी किसी ने पब्लिक को दिया ही नहीं। और कोई देगा भी तो वो टेंट का 10,000 का 1 लाख लगा देगा, खाने का 20,000 का 2 लाख लगा देगा। हमने धंधा देखा है खूब अच्छी तरह से। पैसा खर्च करना हो, जब पैसा पब्लिक का है तो उसे आदमी ऐसे उड़ाता है जैसे वो क्या बोलते हैं, फोकट के पैसे को लोग उड़ाते हैं शादी ब्याह में, ऐसे उड़ाता है। तो उन लोगों को कहा, वो लोग आए भी, उनको समर संघ के बारे में बताया भी, बात भी हुई, पर उनको चंदा लेना है। तो चंदा लेना है तो उन्होंने जाति छोड़ो आंदोलन का एक नारा दिया कि भाई जाति खत्म करनी है, जाति छोड़ो, और हम जाति छोड़ो जाति तोड़ो पे सम्मेलन करेंगे। कल 6 तारीख का है वहां फेमस। मुझे दुख इस बात का होता है बताने में, क्योंकि उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा कि हमारा ये फंक्शन है, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई जाति को कैसे तोड़ोगे और कैसे छोड़ोगे, मेरे को बताओ जाति है कहाँ, कितनी लंबी है, कितनी छोड़ी है, और ये आइडिया कहाँ से आया, और तुम्हें जब जाति के बारे में पूरी हिस्ट्री जानकारी तो मेरे को बताओ। हमें तो किसी ने आज तक बताया नहीं, हम तो ढूंढ ढूंढ के परेशान है। बाबा साहब की किताब में भी नहीं पता है कि भाई पहली जाति कब बनी, कैसे बनी। बाबा साहब थक गए, तो भैया हो सकता है तुम्हें जानकारी हो, तो कैसे खत्म करोगे कैसे नहीं। तो जवाब नहीं आया। भाई जब आप कोई कार्यक्रम लेते हो तो वहां लोगों को बताते क्या हो? सिर्फ जाति छोड़ो, कितना अच्छा स्लोगन है, जाति तोड़ो जाति छोड़ो, पर कोई ये नहीं पूछता कैसे छोड़ोगे कैसे तोड़ोगे। बाबा साहब फेल हो गए, बाबा साहब नहीं ढूंढ पाए। ये माइंड का नोटेशन है, ये हवा में चलती है। तुम हवा की चीज को पकड़ पकड़ के और चंदे के लिए क्यों छाप रहे हो, क्यों बार बार कर रहे हो? तुम जितना इसका प्रचार करोगे उतना प्रचार होगा, पर जवाब नहीं आता। और कार्यक्रम लगता है, क्यों लगता है? टेंट आएगा, कुर्सी आएंगी, मेज आएंगे, पैसे आएंगे, तो हर एक आदमी के पास आदमी जाएगा, अरे भाई 4 लाख का बजट है तो 4 लाख दो, 10,000 तुम दो, 10,000 तुम दो, 10,000 दो, तो 4 लाख से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। जब 4-5 आदमी किसी घर में जाके बैठ जाते हैं तो 1,000, 2,000, 5,000 से कम लेके नहीं उठते। और किसी की आमदनी अच्छी हो तो 10-20 हजार से कम लेके नहीं उठते। तो वो लोग लीक से हटके, और ऐसे हर जिले में हर तहसील में लीक से हटके नवंबर पूरा पैक, पूरे नवंबर में। और दिसंबर के बाद में जो बड़े बड़े जो सामाजिक संगठन है इन्होंने अपना कार्यक्रम बना रखा है, इनके अधिवेशन चलेंगे। अभी इनके राज्य अधिवेशन चल रहे हैं, फिर इनके जो नेशनल अधिवेशन है वो चलेंगे। आदमी परेशान है। दिल्ली में कल एक कार्यक्रम लगा रखा है, जो एमएलए साहब है राजेंद्र पाल गौतम जी, वो समर संघी भी हैं। उनको किसी ने धमकी दी कि वो 50,000 दिन में इनका सर काटेंगे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम लगाया, वो लोगों को अपील कर रहे हैं। पर उस अपील में वो अकेले मैं कर रहे हैं, मैं आपको बुलाता हूं, यानी वो संघ की तरफ से या उन्होंने लोग इकट्ठे करके एक साथ ही बनाया, मैं आपको बुलाता हूं। तो बुलाओ भाई, अगर मैं आपको बुलाता हूं। उधर जो अजमेर है, अजमेर के अंदर एक बच्चा सुसाइड कर गया, वहां पर एक पार्टी का लड़का वहां पहुंच गया जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, वो वहां फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं।
कितने कमाल की बात है कि वहां फाइट कर रहे हैं, यहाँ फाइट कर रहे हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं, दोनों का कोच बाबा साहब के लिए, पर दोनों अलग अलग हैं, और ऐसे फाइट करने वाले बहुत हैं। इस बात को कौन कहेगा कि भाई तुम अलग अलग लड़ोगे तो पिटोगे ही पिटोगे। तुमको समझ में नहीं आती ये बात कि, और रोज तुम कहते हो इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और खुद अलग अलग रहते हो और अलग रहते हो। कौन समझाएगा, कौन कहेगा? कोई बुरा बनना चाहता नहीं, कोई कहता नहीं, पर समर संघ कहता है इस बात को। समर संघ बार बार कहेगा इस बात को कि अगर तुम अजमेर में अलग अलग लड़ोगे और दिल्ली में अलग लड़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम पिटोगे, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो लोग अलग अलग रहते हैं वो रोज पिटते हैं। जो असंग रहते हैं, जो संघ से बाहर रहते हैं, जिनका संघ नहीं होता, जिनका एक सिस्टम नहीं होता, उनको पिटना ही है। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक नियम है, ये जंगल का सिद्धांत है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये अटल है, ये इमॉर्टल है कि जो लोग अकेले रहेंगे, जो जानवर अकेला रहेगा, जो अकेला घूमेगा, वो मारा जाएगा, और जो झुंड में रहेगा, जो संघ में रहेगा, वो मारेगा। हमेशा संघ में जो रहते हैं वो प्रताड़ित करते हैं, जो प्रताड़ना वो करते हैं जो संघ में रहते हैं, प्रताड़ना उनकी होती है जो अकेले रहते हैं। ये बात कौन समझाए, कौन कहे, पर हम समझाएंगे। समर संघ का हर आदमी ये कहेगा ये बात ऐसे ऐसे है। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हमको ये नियम भी लेके आना पड़ जाए कि भाई इनके अकेले अकेले बुलावे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो अलग अलग बुलाते हैं इस पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इनकी सहानुभूति में हम जाते हैं और इनको ये समझते हैं कि लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। लोग जाते हैं सहानुभूति की वजह से, और ये उसको अपनी ताकत मान लेते हैं और फिर और उल्टा काम करते हैं और संघ के बारे में नहीं सोचते हैं। ये चीजें हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। ये जो गेम चल रहा है व्यक्तिवाद का, इसको समझाना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, और कड़े शब्दों में समझाना पड़ेगा। अगर मुलायम शब्दों में नहीं समझते हैं, और सभी को बताना पड़ेगा। इसलिए ये समर संघ तेजी से लोगों को काम करता है और बताता है। यहाँ जितने लोग आए हैं उनमें कुछ नए लोग होंगे, वो ये सवाल जरूर करेंगे कि समर संघ का आखिर उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य पूछना चाहिए, और उद्देश्य सबसे पूछना चाहिए। हमने तो आज एक पोस्ट भी निकाली है जिसमें ये लिखा हुआ है, समर संघ का स्लोगन है कि जो कार देगा वो अपना विचार भी देगा। हमारे कुछ नेता दूसरों के पैसों की कार और हेलीकॉप्टर, जहाज और ट्रेन में उड़ रहे हैं। कोई समाज उनसे पूछता नहीं कि कार कहां से लाया, जहाज कहां से लाया, पैसा कहां से लाया। समर संघ के तो सारे लोग अपने किराए से आते हैं, पर बाकी जो नेता घूम रहे हैं, तो जो कार देगा वो अपना विचार भी देगा। ये बात इतनी छोटी छोटी है, पर इनको कोई पूछता नहीं है। इनको पूछेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, इनको पूछेंगे तो हम बचेंगे। हम शर्मा हजूरी में पूछते नहीं है, पर पूछना चाहिए। और जब तक हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि सामाजिक काम को पूछने का समाज का राइट है। कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, चाहे वो भले ही चंदा दे या ना दे, चाहे पैसा दे या ना दे, चाहे वो भले ही कुछ सहयोग करे या ना करे, पर हर सामाजिक आदमी का सामाजिक संगठन से पूछने का राइट है। और कोई व्यक्ति अगर ये कहता हो कि ये मेरा जो संगठन है ये सामाजिक नहीं है, प्राइवेट है, तो बात खत्म हो गई। प्राइवेट तो अपने घर में रखो, फिर समाज में लाने की जरूरत क्या है? तो नया आदमी पूछेगा तो समर संघ का उद्देश्य क्या है? तो समर संघ का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। हम सारे समणों का सुख चाहते हैं, हमको सारे समणों का सुख चाहिए। तो अगला सवाल ये आता है कि सारे समणों का सुख मिलेगा कैसे? तो पुराने समय में जब बुद्ध और बुद्ध से पहले जो लोग रहते थे, तब प्रताड़ना नहीं थी, तब एट्रोसिटीज नहीं थी, तब कोई हत्या नहीं होती थी, तब कोई बलात्कार नहीं होता था, क्योंकि हम साथ में रहते थे। पर फिर भी हम डेली सन्निपात बाहुल करते थे। बुद्ध ने यह नियम बताया है, वज्जी लोगों का नियम है कि जो लोग लगातार मिलते रहते हैं, संघ में रहते हैं, उनकी तरफ कोई आंख उठा के देखता नहीं। वो प्रताड़ना कर सकते हैं, पर उनके साथ कोई प्रताड़ना होती नहीं, कोई एट्रोसिटीज उनके साथ में होती नहीं। तो हम जब इकट्ठे हो जाएंगे तो संविधान के सारे अधिकार हमारे घर आएंगे और सारा सुख हमें मिलेगा। तो लोग कह सकते हैं, जो नए लोग हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? ना तो हमें इसमें एमएलए की जरूरत पड़ेगी, ना एमपी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी दलाल की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी की जरूरत पड़ेगी, ना इसमें कम पढ़े लिखे आदमी की जरूरत पड़ेगी। बस लोगों की संख्या चाहिए। जैसे 2 अप्रैल 18 को हुआ, 2 अप्रैल 18 को लोग सड़कों पे आ गए सारे, तो संघ बन गया, तो वो अधिकार हमारे घर आ गया। और किसान सारे सड़कों पे आ गए, उनका संघ बन गया, तो उनका अधिकार बच गया। और स्वतंत्रता संग्राम में जब भारत अंग्रेजों से लड़ रहा था, तो सारे लोग सड़कों पे आ गए, संघ बन गया पूरे देश का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो अंग्रेज भाग गए। तो जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो इकट्ठे होते ही जीत जाते हैं। ना उनको डंडा उठाना है, ना उनको तलवार उठानी है, ना उनको बंदूक उठानी है, ना उनको मुंह से आवाज निकालनी है,
ना उनको प्रदर्शन करना है, ना उनको सड़कों पे जाना है, ना उनको पुलिस की हाय हाय करनी है, ना उनको नेता की हाय हाय करनी है, ना किसी से कुछ कहना है एक भी शब्द। संविधान के इतने कान हैं, इतनी आंख हैं, उसको पता चल जाता है कि यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, वो चुपचाप उनका अधिकार वहां पहुंचा देता है, चुपचाप। जैसे 2 अप्रैल 18 को हुआ, किसी ने मांगा नहीं, किसी ने अर्जी नहीं दी, किसी ने कुछ नहीं किया, और अधिकार घर आ गया, अपने आप आ गया। ना एमएलए आया, ना एमपी आया, ना मंत्री आया, ना संतरी आया, ना कोई नहीं आया, अधिकार घर आ गया। ये प्राकृतिक नियम है कि जब झुंड में सारे के सारे हिरन एक साथ खड़े रहते हैं जंगल में, तो शेर उनकी बराबर से निकल जाता है, पर आंख उठा के नहीं देखता। पर उनमें से जो एक हिरन ज्यादा मंचला होता है, जिसका ज्यादा दिमाग खराब होता है और जो अलग हो जाता है संग से, जैसे ही वो अलग जाता है, शेरों का झुंड उसको फाड़ के खा जाता है। और एक कमाल और बताता हूं आपको, जब शेरों का झुंड ऐसे मनचले किसी हिरन को खाता है, तो झुंड प्रतिक्रिया नहीं देता। जो जो हिरनों का झुंड है वो शांत खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसने संघ का नियम तोड़ा है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो संघ में रहता और शेर हमला करता, तो फिर संघ जो झुंड है पूरा पूरा संघ हमला करता। इसलिए संघ के नियम तोड़ोगे और ये कहोगे कि संघ साथ दे, प्राकृतिक नियम में संघ साथ नहीं देगा। पर संघ में रहोगे और कोई आपत्ति आएगी तो पूरा संघ साथ देगा। ये प्राकृतिक नियम है। इसलिए जो मारने वाले लोग होते हैं वो इंतजार करते हैं कोई निकल के बाहर आ जाए, कोई बीमार सा हो, कोई बूढ़ा सा हो, या कोई अनजान सा हो, जो बच्चा होता है अनजान, वो आ जाए। तो बच्चों को संभाल के रखो भाई, बच्चे अनजान होते हैं, फंस जाते हैं। और जो कोई मंचला है उसको हाथ जोड़ लोगे, तेरे बस की नहीं है संग में चलाना। पर जो समझदार हैं उनको पकड़ के रखो, उनको लगातार लगातार बताते रहो कि संघ क्या है, संघं नमामि क्या है, संघं शरणं गच्छामि क्या है, संघ की पावर क्या है, जो संघ में रहते हैं वो क्या है। और संघे शक्ति युगे युगे, यानी कि बहुत पुराने युग युग से, समय समय से संघ में शक्ति चलती है। संघ को नमन करना है, संघ को सलाम करना है, जिद्द जुड़ने की है। जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जब जुड़े हैं तब जीते हैं, जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं, जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं। दुश्मन जुड़े हैं तो दुश्मन जीते हैं, और हम जुड़े हैं तो हम जीते हैं। पर जीते वही हैं जो जुड़े हैं, उनका संग है इसलिए वो जीतते हैं, हम असंग हैं इसलिए हारते हैं। संगठन कभी जीते नहीं, ना कभी जीत सकते हैं, और संघ कभी हारे नहीं, हमेशा जीतते हैं। इसलिए संघ की शरण में जाना है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है संघं शरणं गच्छामि, संघ को नमामि। बुद्ध भी करते थे, इसलिए हम भी संघ को नमामि करते हैं। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।